स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, लगातार हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल कर रख दिया है, जिसके चलते कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया में रणनीतिक परिदृश्य या स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में स्ट्रैटेजिकली कॉम्प्लेक्स नेबर से घिरे भारत को यदि खुद को सुदृढ़ रखना है तो उसे भी हर खतरे के लिए खुद को तैयार रखने की जरूरत है। आफ्टर ऑल, चाइना के वॉर थ्रेट्स, पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एडवर्सरीज, म्यांमार की अनडेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट, बांग्लादेश का क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और इंडियन ओशन रीजन में लगातार बढ़ती एक्टिविटी के बीच भारत के लिए कभी भी एक नया खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल, केमिकल और फाइनेंशियल वॉरफेयर जैसे खतरे तो दिन ब दिन बढ़ते जा ही रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो हर खतरे को भांपकर किसी भी तरह के एक्ट ऑफ सरप्राइज के लिए खुद को तैयार रखे। मगर भारत की ये जरूरत केवल आर्म्स या एम्युनिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के पास हर खतरे से निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी या प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो। ऐसा एक्शन प्लान जो कि इमर्जिंग थ्रेट्स की मल्टी फेसेटेड नेचर और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बढ़ती अनसर्टेनिटीज को देखते हुए भारत को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखे। यही कारण है कि देश में लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप के होलिस्टिक व्यू और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप या प्लान की जरूरत महसूस की जा रही थी। हालांकि आज दुनिया के ज्यादातर ग्लोबल पावर्स जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी इसे पब्लिश कर दिया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और पैसिफिस्ट जापान के पास भी अपनी एक फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या पॉलिसी है। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी लैक ऑफ कोहेसिव और गवर्नमेंट एफर्ट की वजह से भारत में अभी तक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। मगर अब यह स्टेटस जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से इनपुट कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बैकड्रॉप में बन रही भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आफ्टर ऑल, यदि भारत अपने लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना भी लेता है तो इसमें दुनिया को क्या दिक्कत हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि ये बात उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है, और इसी के चलते आज तक भारत कभी अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाया। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है क्या, जो आने वाले समय में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ साथ दूसरे देशों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी अंतर डालेगी। यही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों भारत आज तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बनाने में हिचकिचाता रहा है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या NSS किसी देश के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करती है। ये उसके इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को डिफाइन करती है और अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के तरीकों पर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनग ने द प्रिंट में लिखे एक आर्टिकल में बताया कि NSS एक नेशन के लिए नेशनल पावर के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने और एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑल इनकम्पासिंग और ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क है। ये एक क्लियर विजन है कि कैसे एक नेशन अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करेगा। साथ ही स्ट्रेटजी स्टेट के सभी ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली इसके मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जो उसके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को सिग्निफाई करता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के मकसद से देश के सभी मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज का कोऑर्डिनेशन हो। हालांकि NSS कोई हार्ड एस्टैब्लिश्ड इनफ्लेक्सिबल रूल नहीं है, बल्कि मौजूदा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक समय समय पर NSS को रिव्यू किया जाता है, जिससे न्यू सिचुएशंस और न्यू थ्रेट्स के असेसमेंट के बेसिस पर इस स्ट्रेटजी को रेगुलरली अपडेट किया जाता रहे। एक देश के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का निर्धारण एक्सटर्नल थ्रेट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कल्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक नीड्स, पब्लिक ओपिनियन और देश के लीडर्स का नेशनल इंटरेस्ट को लेकर व्यू जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक तरह से ये किसी भी देश के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर एक प्रैक्टिकल और ऑल वेदर प्लान होता है, जो उसे हर एक खतरे के लिए तैयार रहने में मदद करता है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का मकसद देश के सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करने के लिए अडॉप्ट किए जाने वाले सभी मेथड्स को एक साथ रखना है, जिससे उन्हें इंप्लीमेंट करने में आसानी हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से कई मिनिस्ट्रीज ने देश के सामने आने वाली डिफरेंट चैलेंजेस और थ्रेट्स को लेकर सेक्रेटरीट के साथ इनपुट शेयर किया है, जिसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स जैसी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस शामिल हैं। जहां ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट भारत के लिए यूनिक चैलेंजेस और थ्रेट्स को कंसोलिडेट करेगा और उन्हें एक साथ रखेगा। साथ ही इमीडिएट और नियर फ्यूचर में उन्हें एड्रेस करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा। इसमें एग्जिस्टिंग इंटरनल और ग्लोबल सिचुएशन के मद्देनजर रिसोर्सेज का ईयर मार्किंग शामिल हो सकता है। आज के समय में जब देश मल्टी डायमेंशनल थ्रेट से घिरा हुआ है, ऐसे में जाहिर है कि इस स्ट्रैटेजी में शामिल किए जाने वाले मुद्दे काफी ब्रॉड होने वाले हैं। वहीं इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस स्ट्रैटेजी में थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन समेत कई फील्ड्स के एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा, जिससे इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाने वाले नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को डील किया जा सके। यही नहीं, गवर्नमेंट इससे रिलेटेड व्हाइट पेपर भी पब्लिश कर सकती है, जिससे इस स्ट्रैटेजी को लेकर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जरूरी इनपुट्स और एनालिसिस को पब्लिक स्क्रूटनी में रखा जा सके। हालांकि अब इस चीज को लेकर श्योरिटी नहीं है कि स्ट्रैटेजी कब तक तैयार होगी, मगर माना जा रहा है कि जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनकर तैयार होगी, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया जाएगा। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्ट्रैटेजी की नीड क्या है, क्या ये वाकई भारत के लिए इतनी जरूरी है? दोस्तों, बदलते स्ट्रैटेजिक सिनेरियो को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ये कदम स्वागत योग्य है। इंडिया को अर्जेंटली एक एनएसएस की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर में लगातार ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने कंटेम्प्रेरी बैटलफील्ड को पूरी तरह चेंज कर दिया है। रिसेंटली हमास का इजराइल पर सरप्राइज अटैक, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर और अर्मीनिया अजरबैजान वॉर इस नए थ्रेट को हाईलाइट करते हैं, जहां रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आर्म ड्रोन्स की हेल्प से ग्राउंड फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। ये इंडियन फोर्सेस और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल थ्रेट है, जो आर्म ड्रोन की रेंज में आ सकती है। इससे एनिमी कंट्री के रिमोटली ऑपरेटेड इक्विपमेंट हमारी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर अटैक करने और रिजर्व एरियाज, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटलफील्ड हेडक्वार्टर्स और कम्युनिकेशन सेंटर्स, लॉजिस्टिक यूनिट्स जैसे एम्युनिशन सेंटर्स एक्सेट्रा पर अटैक करने में केपेबल होंगे। इस सब के बीच जब चाइना और पाकिस्तान जैसी नेबरिंग कंट्रीज खुद को 5th जनरेशन वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हाईटेक एरियाज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में चाइना के डोमिनेंस और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की आशंका के बीच भारत के पास एक हॉलिस्टिक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। साथ ही जिस तेजी से पाकिस्तान मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स एक्वायर या डेवलप कर रहा है और वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, उसे देखकर भारत पर फ्यूचर में न्यूक्लियर अटैक की पॉसिबिलिटी को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस टेरर फंडिंग, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलिसिट मनी ट्रांसफर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चाइना और म्यांमार का बढ़ता दखल, इंडियन ओशन रीजन में बढ़ता दबाव, देश के अंदर नक्सलिज्म और खालिस्तान मूवमेंट जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इत्यादि के बीच भारत को ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जो मुश्किल के समय उसके डिसीजन मेकिंग और प्लान ऑफ एक्शंस को फास्टर और पॉइंटेड बनाए। क्योंकि आज के मल्टी फेस्टेड वॉरफेयर से निपटने के लिए किसी एक एजेंसी या एक फोर्स की नहीं, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जो अलग अलग फोर्सेस, पॉलिसीज और अथॉरिटीज को एक साथ एक धारा में लाए, जिन्हें एडवर्स कंडीशन में भी ये पता हो कि इससे निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, जिससे वेरियस लेवल्स पर लिए जाने वाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस में तेजी आए और हमारे रिस्पॉन्स टाइम कम हो, जिससे जल्द से जल्द किसी भी खतरे से इफेक्टिव वे में निपटा जा सके। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मॉडर्न चैलेंजेस और थ्रेट्स के वाइड रेंज को एड्रेस करने में हेल्पफुल होगा। इसमें ना सिर्फ पास्ट थ्रेट से निपटने के तरीके शामिल होंगे, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर इश्यूज भी शामिल होंगे, जो कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसमें न सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज जैसे ट्रेडिशनल थ्रेट्स शामिल होंगे, बल्कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन थ्रेट्स, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी शामिल होंगे। लिहाजा इन्हीं सब चैलेंजेस और थ्रेट्स से निपटने के लिए एनएसएस का होना बेहद अहम हो जाता है। यही कारण है कि यूएसए, रशिया और नेटो की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज पब्लिश किए हैं। चाइना में भी एक फॉर्मल पॉलिसी है जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-26 तैयार की है, जो कि उसके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज को आर्टिकुलेट करती है। ऐसे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि भारत जल्द से जल्द एक एनएसएस प्रिपेयर करे। इससे न सिर्फ स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प होगी, बल्कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एनहांस करने के लिए भी नेसेसरी स्टेप्स लेने में भी हेल्प मिलेगी।
एक रेगुलर रिव्यू बदलती सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को लेकर एडेप्टेशन को सक्षम बनाने में भी यह हेल्पफुल होगी। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि यदि एनएसएस इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर भारत में इसे अब तक क्यों नहीं बनाया गया। दोस्तों, आज जिस एनएसएस को हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम माना जा रहा है, बावजूद इसके अब तक इस दिशा में कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया, जबकि कई बार इसके रिक्वायरमेंट और इंपॉर्टेंस को लेकर डिफेंस सेक्टर से जुड़े ऑफिशियल्स द्वारा इसकी डिमांड की जाती रही है। रिसेंटली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन ने भी इस बात पर जोर दिया था कि भारत को एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है, जिससे नेशन सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को डिफाइन करने के साथ साथ देश के डिफेंस मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकेगी। साथ ही मेनन बताते हैं कि इससे पहले कम से कम 3 बार ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के प्रयास हो चुके हैं। आर्मी और सिक्योरिटी से एसोसिएट लोग बार बार ऐसी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन की पैरवी भी करते रहे हैं, मगर फिर भी एनएसएस पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जा सका है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसमें ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की पहल से पहले इस तरह की स्ट्रेटजी बनाना बेहद जरूरी है। मार्च 2021 में उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी एनएसएस को डिफाइन करने के फेवर में आवाज उठाई थी। वहीं फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल एनसी विज ने 2018 में एक आर्टिकल में लिखा था कि डिफेंस मिनिस्टर का 2009 का ऑपरेशनल डायरेक्टिव एकमात्र पॉलिटिकल डायरेक्शन है जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए मौजूद है, जो कि अब काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इसे रिवाइज करने की जरूरत है। यही नहीं, कई गवर्नमेंट कमिटीज जिनमें कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, नरेश चंद्र कमेटी, शेखातकर कमेटी और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स एक फॉर्मल एनएसएस की जरूरत के लिए अपनी रिकमेंडेशंस को लेकर एक मत है। मगर इस सब के बावजूद भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एनएसएस को लेकर रिलेक्टेंट नहीं है। हालांकि अप्रैल 2018 में खुद प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एनएसए अजीत डोवाल की अध्यक्षता वाली रीस्ट्रक्चर्ड डिफेंस प्लानिंग कमेटी को एनएसएस तैयार करने का निर्देश दिया था, मगर अब भी भारत को उसकी एनएसएस नहीं मिल पाई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एनएसएस को लेकर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की 2 प्रमुख आशंकाएं रही हैं। इसके चलते ही भारत में एनएसएस को फॉर्म करने को लेकर कभी पॉलिटिकल विल नहीं बन पाई। इसमें पहले यह है कि एक डिक्लेयर्ड एनएसएस में भारत को अपने एडवर्सरीज और अलाइज को भी डिफाइन करना होगा, जिसका सीधा असर भारत जैसे नॉन पार्टिसन कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर पड़ेगा। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर राजेश राजगोपालन ने एक आर्टिकल में बताया कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तैयार करने से भारत अपनी पोजीशन रिवील करके पोटेंशियल एडवर्सरीज के साथ और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को नुकसान पहुंचाकर पार्टनर्स के साथ अपने लिए परेशानी पैदा कर सकता है। ये भारत के फ्रेंड्स और फोज यानी दोस्तों और दुश्मनों दोनों को संकेत देगा कि भारत कहां खड़ा है। Scroll.in से बात करने वाले एक डिफेंस एनालिस्ट ने इसका एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि यदि भारत ये कहता है कि उसका एम रशिया से मिलिट्री इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, तो इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से कायम रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में इमर्जिंग चैलेंजेस को टैकल करने में भारत अपने स्ट्रैटेजीज के एस्पेक्ट्स को चाइना से प्राइवेट रखना चाहता है, जिससे चाइना उसके डायरेक्ट एडवर्सरी के रूप में प्रेजेंट ना हो। इसी कड़ी में एनएसएस को लेकर सेकंड एप्रीहेंशन ये है कि एनएसएस नेशनल इंटरेस्ट, खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स के संबंध में गवर्नमेंट के डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने वाला है। यही कारण है कि पहले भी एनएसएस फॉर्म करने की कोशिश पॉलिटिकल हेजिटेशन की वजह से पूरी नहीं हो सकी थी। स्ट्रैटेजी कम्युनिटी में कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय गवर्नमेंट इस बात को लेकर आशंकित थी कि एनएसएस का क्रिएशन हायर डिफेंस मैनेजमेंट की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी को खत्म भी कर सकता है, जिससे डिफिकल्ट स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस में प्लान ऑफ एक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों से निकलकर मिलिट्री लीडरशिप के हाथों में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, एनएसएस कोई ब्लैक या व्हाइट डॉक्यूमेंट नहीं है इसका सख्ती से पालन किया जाए। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट के इस एप्रीहेंशन को बेबुनियाद मानते हैं। एनएसएस सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी को ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दरअसल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के संबंध में एनएसएस गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करेगा, साथ ही पब्लिक को भी एक क्लैरिटी देगा कि हम अपने करंट रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दोस्तों, किसी भी एनएसएस का एक क्रूशियल एलिमेंट नेशन के सामने आने वाले चैलेंजेस को प्रायोरिटाइज करना होता है। कोई भी कंट्री अपने सभी चैलेंजेस का सामना सेम टाइम में सेम मैनर से नहीं कर सकती। एक्शन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद इश्यूज पर केयरफुली कंसिडर करना, क्लियर कट प्रायोरिटीज असाइन करना और उनसे निपटने के लिए
अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एलोकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में भारत का एनएसएस देश के बॉर्डर्स और टेरिटरी की इंटेग्रिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा। इससे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स जैसे मॉडर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मुकाबला करने, एक्सटर्नल एडवर्सरीज को रोकने और टेररिज्म और सेपरेटिज्म को काउंटर करने को लेकर मल्टी प्रोंग्ड एक्शन इन्वॉल्व्स हैं। एक एंटीसिपेटरी और फ्लेक्सिबल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भारत की वेलबींग और सक्सेस के कॉर्नरस्टोन के रूप में काम करेगी। इसके थ्रू भारत ग्लोबल सिक्योरिटी के डायनेमिक लैंडस्केप में ज्यादा इफेक्टिवली आगे बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत को जल्द से जल्द अपने लिए एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बिल्ड करने की जरूरत है और मीडिया रिपोर्ट्स देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसी राह पर तेजी से अग्रसर है। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों? क्या एनएसएस इंपॉर्टेंट है या फिर भारत के लिए ये एनएसएस एक स्ट्रैटेजिक रिजिडिटी पैदा कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।